तो अगर इतिहास को पढ़ते हुए और खास तौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर में जो इतिहासकारों की समस्याएं रहती हैं, अगर आप उसको देखें, उसको समझें, क्योंकि किसी भी इतिहासकार ने टाइम ट्रेवल तो किया नहीं है कि वहां जाकर देख के आया है। हमें जो साक्ष्य मिले, हमने उसी साक्ष्य के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। और इसीलिए आप लोग जब प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो एक टॉपिक पढ़ते हैं स्रोत, एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है सोर्सेस। दो तरह के सोर्सेस आप पढ़ते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक, करेक्ट। तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मूल रूप से हमने सिंधु सभ्यता का एक तरीके से आप कहो कि पुनर्निर्माण किया है, उसके बारे में जानकारी को तैयार किया है। उसके लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए, और थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो वो काम का नहीं है। अब जिस दिन हो सकता है अगर इसको रिकॉर्ड करने पढ़ ले तो हो सकता है कि बड़ी सारी जानकारियां संशोधित करनी पड़े, बदलनी पड़े, संभव है, राइट। लेकिन अब परीक्षा के नजरिए से अगर आप देखें तो परीक्षा के लिए बहुत तनाव नहीं लेना कि जो एनसीईआरटी में लिखा है, जो मानक पुस्तकों में लिखा है, जैसे कि आप प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए RS शर्मा, राम शरण शर्मा, जो कि भारत के एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार रहे, उनकी पुस्तक पढ़ते हैं। इन पुस्तकों में जो लिखा हुआ है हम उसको सच मान के चल रहे होते हैं, क्योंकि भारत सरकार के प्रसिद्ध और मानक इतिहासकारों ने इन साक्ष्यों को तैयार किया है, इनके आधार पर सूचनाओं का लेखा जोखा तैयार किया है, करेक्ट। ओके, तो बहुत तनाव नहीं लेना, ठीक है, बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना है चीजों को, राइट। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न के ऊपर चर्चा मैंने की थी, इस विषय को पढ़ाया था मैंने, जरा याद करिएगा। जब हम विजयनगर की बात कर रहे हैं, जब विजयनगर मैंने पढ़ाया था तो वहां पर अमर नायक प्रथा और आयंगर व्यवस्था, दोनों व्यवस्थाओं की बात मैंने आपसे की थी, अमर नायक भी और आयंगर भी। अब आप यहां देखिए, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जो विजयनगर के राजा द्वारा सौंपे गए क्षेत्रों से किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। ओके, अमर नायकों की स्थिति प्रकृति में स्थायी वंशानुगत थी और राजा द्वारा उन्हें कभी भी अपने क्षेत्र से स्थानांतरित नहीं किया जाता था। क्या बताना है आपको, पहले यहां मार्क करिए, आपको बताना है सही, ठीक है। अब जरा आप यहां देखिए, अमर नायक, अमर नायक, करेक्ट। ओके, तो अभी यहां पर क्या है, क्या लिखा हुआ है, अमर नायक। अमर नायक व्यवस्था को अगर आप देखें तो यहां पर जो राजा है, ठीक है, इस राजा के पास भूमि होगी, क्या होगी इसके पास, सारी भूमि राजा की मानी जाती थी, और इस भूमि का राजा करता था वितरण अपने सैन्य अधिकारियों के बीच में, और इन्हीं सैन्य अधिकारियों को क्या कहते थे, इन्हीं सैन्य अधिकारियों को अमर नायक कह देते थे। जरा ध्यान रखिएगा कि हम जब विजयनगर को देखते हैं, जब विजयनगर राज्य को देखते हैं दक्षिण भारत में, तो विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई है, जिस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, करेक्ट है, सही बात है। तो ऐसे में आप जरा बताओ कि विजयनगर के अंदर में जो शासन पद्धति है, इस शासन पद्धति के ऊपर में दिल्ली सल्तनत के अंदर में जो शासन पद्धति है उसका असर आएगा या नहीं आएगा, क्या आप कुछ ये सीखेंगे, कुछ चीजों को ग्रहण करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से, बोलिए। वो जाहिर सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल आएगा, करेक्ट है। अब ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आप में से जिस भी बच्चे ने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा, और मैंने तो यहाँ पर मध्यकाल को पढ़ाते हुए बताया भी था इसको, दिल्ली सल्तनत की बात करते हुए मैंने एकता व्यवस्था की बात की थी। आपको नहीं पता है तो आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली कक्षा, जी हाँ, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो पहली कक्षा थी, अक्टूबर के महीने में हुई थी, उस पहली कक्षा को एक बार देखिए, आपको एकता व्यवस्था के ऊपर में चर्चा मिल जाएगी। ओके, तो एकता को अगर आप देखें तो यहाँ पर साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में, बड़े बड़े हिस्सों में, छोटे बड़े सारे बांटा गया था, कहां पर, दिल्ली सल्तनत में, ताकि साम्राज्य के प्रशासन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके, प्रबंधित किया जा सके। और कुछ हद तक जो अमर नायक व्यवस्था है ये हमें एकता व्यवस्था की याद दिलाती है। अब जरा आप यहां देखिए, इन्हीं नायकों को क्या कहते हैं, अमर नायक कहते थे। तो भूमि का टुकड़ा होता था, और ये भूमि किसको मिली है, अमर नायक को मिली है। तो ये क्षेत्र में जो किसान थे, व्यापारी थे, उनसे कर वसूलता था, अच्छा, अब एक बात आप बताओ कि अगर ये सारी भूमि राजा की है और राजा ने ये भूमि नायकों को दी है, तो आप बताइए वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है, राजा के हाथ में या नायक के हाथ में, बोलिए। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में, राजा या अमर नायक, बताइए। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है, बिल्कुल सही बात है, राजा के हाथ में रहेगी, करेक्ट। नूतन, अनीता, प्रीति, सिमरन, बिल्कुल सही बात है। देखो, जिन लोगों ने गलत जवाब दिया मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखो बेटा कि राजा की भूमि है, राजा ने भूमि दी है, तो सत्ता तो राजा के हाथ में रहेगी ना। अब एक बात आप और बताओ, ये जो नायक होंगे ये अपने अपने क्षेत्र के अंदर में अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये बताओ। जो नायक होंगे अपने अपने क्षेत्र में शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, करेक्ट मोहित, बिल्कुल करेंगे। अब अगली बात आप फिर से बताओ कि राजा
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इन नायकों का स्थानांतरण करेगा, अगर राजा इन नायकों का स्थानांतरण करेगा तो इन नायकों को एक संदेश जाएगा, इनका ट्रांसफर करेगा तो एक मैसेज जाएगा ना इनको कि राजा ही सुप्रीम है। ये सुनो, राजा ही सुप्रीम है। राजा इनको वंशानुगत तो होने नहीं देगा, कोशिश करेगा कि इनका ट्रांसफर होता रहे। इससे क्या होगा कि राजा की शक्ति बनी रहेगी। करेक्ट है? तो अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, पढ़ो दोनों स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो और अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है। एकदम कॉमन सेंस की बात है। अगर आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को और प्रशासनिक स्थिति को थोड़ा भी समझते हैं तो मेरे सहयोग के बाद में आप तुरंत इसका आंसर कर देंगे कि सर ये सही है और ये गलत है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। पहला सही है और दूसरा वाला क्या है? गलत है। आप देखो क्या लिखा है कि इन्हें कभी भी अपने क्षेत्र से स्थानांतरित नहीं किया जाता था। मैंने क्या बोला कि राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इनका स्थानांतरण करता रहेगा। तो ऐसे में क्या हो गया? ओनली वन। करेक्ट है? हाँ भाई बोलिए, सही बात है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग जो सिविल सेवा परीक्षा में प्रश्न पूछता है उसमें भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। पढ़िए, रीड करिए। स्यादवाद और मध्यमा मार्ग या मध्यम मार्ग अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, मध्यम मार्ग भी कह देते हैं। भारत की प्राचीन अनिश्वरवादी नास्तिक परंपराओं के विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आजीवक विचारधारा की स्यादवाद अवधारणा कहती है कि अनेक रूप हो सकते हैं सत्य के, मतलब सत्य कई तरह का हो सकता है। अच्छा, अगला है, मध्यम मार्ग का विचार सांसारिक सुख में भोग के दो चरमों से बचने की तथा सत संयम और तपस्या के अभ्यास की अवधारणा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जरा, मैं आपको बताऊं कि स्यादवाद क्या है, ठीक है, और मध्यम मार्ग ये क्या है। जरा आप यहाँ देखिए। देखिए, स्यादवाद को बच्चों अनेकांतवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद भी कहा जाता है। और ये जो विचारधारा है स्यादवाद की, ये मूल रूप से विचारधारा जुड़ी हुई है किससे? जैन धर्म के साथ में। मध्यम मार्ग की अगर हम बात करें तो ये जुड़ा हुआ है किसके साथ में? बौद्ध धर्म के साथ में। स्यादवाद कहता है जैन धर्म के अंदर में कि सच के अनेक रूप हो सकते हैं। सच का एक रूप हो सकता है जो सकारात्मक सत्य है, एक हो सकता है नहीं है। हम अभी तक क्या मानते हैं कि धरती पर एलियन नहीं है, क्या है? सच तो है लेकिन नेगेटिव वाला है। उतनी देर से लग रही है, राइट, अब जो भी सुरक्षित है एलियन से, कम कर रहा हूं, ज्यादा कम कर दूंगा तो भूल झूठ है, जाएगी। ठीक है नहीं है। उधर को धीमी होती इसके अलावा धूमी तो कर रखी है मैंने भी और धीमी कर है दी। नहीं, और धीमी हो गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं 7 प्रकार होते हैं बिना बुद्धि के इंसान सत्य आप के। बुद्धि वाले हो। जैन धर्म के अनुसार हाँ, सत्य के इसीलिए कितने ना, प्रकार हो सकते हैं? उतनी 7 देर से प्रकार हो पैसे सकते हैं। लगा के रखे। कहा जा सकता है, इतनी करके गया उनने बढ़ा दी। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, मैंने है भी नहीं भी, किया तो कॉम्बिनेशन बनते हुए चले जाते हैं। तेज होती आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा में इतने तथ्यात्मक आपको होने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की क्या हासिल करूंगा? तो जैन धर्म की विचारधारा है। अब मध्य मार्ग में आप आ जाओ। मध्य मार्ग में क्या रहता है कि गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन के अंदर में भोग और तप, इन दोनों चरम बिंदुओं से बचें और आप किसका अनुसरण करें? मध्यम मार्ग का आप अनुसरण करें। मतलब जीवन को चलाने के लिए जितने सुख आवश्यक है उनको तो ठीक है, मतलब जो आवश्यकता है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जो आवश्यकता है आवश्यकता को पूर्ण करें, इच्छाओं के पीछे मत दौड़े। जब तप की बात आती है तो बुद्ध कहते हैं कि तप करिए, सख्त संयम रखिए, लेकिन आपका तप ऐसा भी ना हो जाए कि आपके प्राण ही चले जाए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे भोग हो और चाहे तप हो, दोनों में चरम बिंदुओं पर नहीं जाना है। सख्त संयम रखिए, तपस्या करिए, लेकिन प्राण रहेंगे तभी तो ज्ञान मिलेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग कहते हैं, राइट। और अगर हम आजीवक विचारधारा की बात करते हैं तो आजीवक विचारधारा भी एक अनिश्वरवादी विचारधारा थी। आजीवक विचारधारा जो है, ठीक है, मखली गोसाल नाम के चिंतक थे, इनके द्वारा दी गई विचारधारा थी आजीवक विचारधारा। और बिंदुसार को हम जब देखते हैं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, अशोक का पिता, तो वो आजीवक विचारधारा का अनुयायी था। करेक्ट है? ओके, तो ऐसे में आप जरा यहाँ देखें तो पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? जैन धर्म होगा। दूसरा वाला बिल्कुल सही है। और ऐसे में जवाब क्या होगा? बोलिए भाई, चलिए बताइए, बोलिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और आगे चले यहाँ से। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही जवाब हो गया। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए।
ठीक है, नोट कर लीजिए मोहित, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक तो हो गया होगा। क्लास आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए। जब दिल्ली सल्तनत को मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कक्षाएं पढ़ा रहा था, तो पहली कक्षा तो वहां पर एकता व्यवस्था की बात भी की थी और मंगोलों के आक्रमण की बात भी की थी। आप देखिएगा उसको। दिल्ली के दोनों सुल्तानों द्वारा मंगोल खतरे से निपटने के लिए अलग अलग उपाय किए गए। इन उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सीरी या सीरी भी कहते हैं नामक एक नए सैन्य छावनी शहर का निर्माण किया। देखिए, अगर आप देखें तो सीरी कहाँ पर है बच्चों? सीरी कहाँ पर स्थित है? सीरी दिल्ली में है, सीरी बोर्ड है और दिल्ली की तरफ। अच्छा, आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के गोहना शहर के निवासियों को इस शहर से स्थानांतरित कर दिया और वहां सेना को बसाया। तो ऐसे शहरों को हम लोग क्या कहते थे? गैरिसन। गैरिसन क्या होते थे? सैन्य छावनी एक तरीके से। अच्छा, अलाउद्दीन ने एक बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने के लिए बाजार सुधारों की शुरुआत की। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आप समझिएगा, हम जब मंगोल आक्रमण की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत ने कम से कम 125 सालों से अधिक समय तक मंगोल आक्रमण के भय को, उनके हमलों को बर्दाश्त किया है। करीब 1215 के बाद से लेकर 1350 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने इल्तुतमिश से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मंगोल आक्रमणों के या तो खतरे के साए में रहे हैं या तो मंगोलों से लड़ते रहे हैं। मंगोलों का अपना एक अलग इतिहास है, चंगेज खान। तो अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं, मंगोल आक्रमण और दिल्ली, तो भारत की सीमाओं पर पहली बार जब मंगोल पहुंचे उस समय इनका नेता था इल्तुतमिश। इनका नेता कौन था? इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश ने चंगेज खान के पास अपने कुछ लोग भेजे, बातचीत हुई और ऐसे में हम देखते हैं कि जब तक इल्तुतमिश रहा तो यहाँ पर दिल्ली के साथ में एक नीति चली, नॉन एग्रेशन, अनाक्रमण की नीति। कौन सी नीति? अनाक्रमण की नीति, कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मंगोलों के क्षेत्र की तरफ आक्रमण नहीं करेंगे और मंगोल दिल्ली के क्षेत्रों की तरफ आक्रमण नहीं करेंगे। तो एक अनाक्रमण की नीति थी। लेकिन जिस समय मुइजुद्दीन बहराम का शासन शुरू हुआ, मुइजुद्दीन बहराम का जब शासन स्टार्ट होता है, जब इसका शासन शुरू होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि तायर बहादुर करीब 1241-42 के दौरान शासन किया है मुइजुद्दीन बहराम ने। तो तायर बहादुर उस समय मंगोलों का नेता हुआ करता था और जो तायर बहादुर है, इसने लाहौर के ऊपर हमला किया और इसने लाहौर को बहुत बुरी तरीके से लूटा, इसको बर्बाद कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इल्तुतमिश के दौर में और एक हद तक रजिया के समय तक मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बीच गैर आक्रमण की नीति प्रभावी रही, चलती रही। लेकिन हम देखते हैं कि मुइजुद्दीन बहराम जो कि रजिया के बाद में सत्ता में आया है, यहाँ से मंगोलों ने अपनी नीति को पलटना शुरू किया, तायर बहादुर। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तानों को मंगोलों का आक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर झेलना पड़ा, एक अलाउद्दीन खिलजी और एक मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल सही बात है। और हुआ क्या? मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली में जगह थी, शहर था दिल्ली एक कोहना, जहां पर क्षेत्र था दिल्ली एक कोहना, इसको खाली करवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी राजधानी को भी ट्रांसफर किया है, दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी, महाराष्ट्र ले गया है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में सत्ता में आता है, तुगलक फैमिली के अंदर, मोहम्मद बिन तुगलक की नीति में एक बड़ी खास बात थी कि इसने आक्रामकता की नीति अपनाई। इसने मंगोलों के क्षेत्रों पर आक्रमण किए, उनको भारत की सीमाओं से बाहर हटाया है। लेकिन अगर हम देखें किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। एके अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर अगर हम अलाउद्दीन खिलजी को देखें तो इसने सीरी नामक शहर की स्थापना की। सीरी की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर एक स्थायी सेना को रखा है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा स्थायी सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या शुरू किया? बाजार के सुधार। अब आप लोग मेरी बात फिर से सुनिए कि बच्चों, अगर आप लोगों को इस विषय पर और विस्तार में जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं तो प्रश्न दिखा रहा हूँ, कथनों के माध्यम से बता रहा हूँ, है ना। अगर आपको और विस्तार से जानकारी चाहिए तो हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप के ऊपर में, जहाँ पर एनसीईआरटी की सारी कक्षाएं अपलोडेड है, वहीं पर मेरे द्वारा ली गई मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कक्षाएं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पहली कक्षा, आप उसको देखिए, करेक्ट, उस क्लास को देखिए और वहां पर मैंने चर्चा की है इस पूरे विषय के संदर्भ।
आप उसका लाभ उठा सकते हैं। करेक्ट। चलिए तो आगे चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि जरा इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या है। मेरे से ऊंचा नहीं, देखिए जरा पढ़िए, आप लोग भी जरा पढ़िए यहाँ पर। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सीरी नामक एक नए सैन्य छावनी शहर का निर्माण किया। तो मैंने क्या बोला, सीरी की स्थापना तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। गलत है ये तो। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के कोहना शहर के निवासियों को इस शहर से स्थानांतरित किया। ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, अभी बताया। और इसने एक स्थायी सेना को रखा अलाउद्दीन ने, और बाजार के सुधारों को आरंभ किया है। करेक्ट। तो केवल तीसरा सही है, तीसरा राइट वन करेक्ट है ये वाला। वेरी गुड। चलिए और आगे ठीक है। आज का प्रश्न है 750 से 1200 ईस्वी के बीच प्राचीन भारतीयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अब देखिए यहाँ पर प्राचीन भी है और पूर्व मध्यकालीन भी है, क्योंकि हम लोग 1200 ईस्वी तक आ गए तो पूर्व मध्यकालीन भी आ गया, मध्यकाल की शुरुआत भी हो रही है। पहला कथन देखिए, भारतीय समाज में जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। भूमि अनुदानों के कारण भारतीय राजनीति की व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी। इस युग में केंद्रीय सत्ता के अभाव में क्षेत्रीय साहित्य का ह्रास हुआ। अब मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा बाद में, जरा आप लोग इस कथन को पढ़िए और इन कथनों को पढ़ करके आप मुझे बताइए कि पहला वाला सही है या गलत है। बोलिए, जिन लोगों ने क्लासेस करी पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है मैं उनको फिर से कहूंगा कि आप लोग जो एनसीईआरटी फंडामेंटल की कक्षाएं हैं इनको आप देखिए, इनको आप पढ़िए, इन क्लासेस को आप देखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। तो सिविल सेवा परीक्षा की एक जो पृष्ठभूमि है, जो एक आधार है वो बनना शुरू होगा। समझ रहे हैं नवीन? ओके, तो पहला वाला क्या लगता है, सही है या गलत है? क्या लग रहा है? 750 से 1200 ईस्वी, ध्यान रखना 750 ईस्वी मतलब कि आप लगा लो कि पूर्व मध्यकाल का आरंभ हो रहा है, उत्तर गुप्त काल समाप्त हो रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष भी शुरू होगा, बाल सूर्य प्रतिहार राष्ट्रकूट लड़ेंगे आपस में कन्नौज के लिए, गजनी गौरी के हमले भी इसी बीच में होंगे, मोहम्मद बिन कासिम का हमला भी इसी बीच में होगा, चोलों का उदय होगा दक्षिण में, करेक्ट, बहुत कुछ होगा, राजपूतों का उदय होगा। करेक्ट। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है पहला वाला, क्योंकि भारतीय समाज के अंदर में अनेक नए वर्ग आ रहे थे, भारतीय समाज का विस्तार हो रहा था। तो अब यहाँ पर जातियों की संख्या जो कि गुप्त काल से बढ़नी शुरू हो गई थी। हालांकि उत्तर मौर्य काल से ही ये परंपरा शुरू हो जाती है, गुप्त काल में थोड़ा और अधिक हमें विजिबल हो जाती है, दिखनी शुरू होती है, तो इसमें और तेजी आती है। इसके अलावा अगर हम इस दौर को देखें तो भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या थी? भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी विशेषता थी इस दौर में, क्या विशेषता थी? जिसको हम लोग कहते हैं कि भारतीय राजनीति में सामंतीकरण दिख रहा था। करेक्ट है, बोलिए, सामंतीकरण दिख रहा था। और सामंतीकरण में हम सभी लोग जानते हैं कि स्वामी और सेवक का संबंध स्थापित होता है। और स्वामी और सेवक का ये संबंध किस आधार पर स्थापित होता है? भूमि के वितरण के आधार पर। करेक्ट है, जहां पर शीर्ष पर कौन होता है? शीर्ष पर राजा होता है, मध्य स्तर पर कई सारे इसके सहयोगी होते हैं, और निचले स्तर पर कौन होते हैं? किसान होते हैं। करेक्ट। तो ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पर भारतीय राजनीति विकेंद्रीकृत थी, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट। आगे देखिए, इस युग में केंद्रीय सत्ता के अभाव में क्षेत्रीय साहित्य का ह्रास हुआ। अब जरा आप कॉमन सेंस लगाइए कि केंद्रीय सत्ता में कमजोरी तो थी, बिल्कुल सही बात है, कमजोरी तो है। करेक्ट, मतलब इतना स्टेटमेंट तो सही जा रहा है। लेकिन आप बताओ, अगर केंद्रीय सत्ता में गिरावट होगी, जरा कॉमन सेंस लगाओ, तो जो स्थानीय स्तर पर राज्य रजवाड़े हैं उनकी सत्ता में कमी होगी या वृद्धि होगी? आप बताओ। अगर केंद्रीय सत्ता में गिरावट हो रही है तो सामान्य तौर पर हम क्या सोचते हैं? एक्सेप्शन मत सोचिए, सामान्य सोचिए, एकदम जनरल में सोचिए कि अगर केंद्रीय सत्ता में गिरावट हो रही है, केंद्रीय सत्ता में कमजोरी आ रही है, तो जो क्षेत्रीय स्तर पर राज्य रजवाड़े हैं, आप ऐसे समझो कि अगर इस राजा की शक्ति में गिरावट हो रही है तो जो इसके अधीनस्थ लोग होंगे उनकी शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? बोलिए, सीधी सी बात है, बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी भाई, सिंपल सोचिए। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर हो तो उसके मंत्री मनमानी करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताओ। या मंत्रियों की शक्ति अधिक रहेगी कि नहीं रहेगी? ये बताइए। अगर प्रधानमंत्री का नियंत्रण ना हो अपने मंत्रियों के ऊपर, मनमानी होगी कि नहीं होगी? होगी ना मनमानी। तो सिंपल सोचिए ना, इतना कॉम्प्लेक्स आप क्यों सोचते? कई बार ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है बच्चों में। मैं जब वर्कशॉप वगैरह में लेता हूँ आप लोग तो वहां बताता भी उस बारे में कि बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है आत्मविश्वास की कमी, कि आता हुआ सही प्रश्न गलत करके चले आते हैं। क्यों? आत्मविश्वास नहीं था। आत्मविश्वास कब आएगा? आप जब अभ्यास करोगे तब आएगा आत्मविश्वास, क्योंकि आपने अपने कॉन्सेप्ट को प्रश्नों के पत्थर पर रगड़ा है। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट की तलवार में धार तभी आती है जब उसे अभ्यास के पत्थर पर रगड़ा जाता है। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट की तलवार तभी तेज होती है। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज? तो क्षेत्रीय साहित्य में कमी नहीं होगी, क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी। चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप एक बात बताओ,
चोल वंश को हम इसी दौर में देखते हैं, चोल वंश को दक्षिण में, और उन्होंने अनेकों विद्वानों को संरक्षण दिया। कंबन आदि को देखते हैं दरबार में उनके। कर्नाटक में चालुक्य वंश के लोगों को देखते हैं और उन्होंने भी कई सारे विद्वानों को संरक्षण दिया था, राइट। तो ऐसे में एक और घटना घटेगी। क्या घटना घटेगी? भक्ति साहित्य का भी तो उदय होगा। भक्ति आंदोलन जब आगे आता है तो भक्ति साहित्य रचा जाता है, और जो भक्ति साहित्य रचा गया, भक्ति साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं में ही रचा गया, करेक्ट। तो फिर ऐसे में क्या होगा? क्षेत्रीय साहित्य का विकास होगा। तेलुगु साहित्य, कन्नड़ा साहित्य, मलयालम साहित्य, मराठी साहित्य, बंगाली साहित्य बढ़ेगा, विकास होगा, राइट। ओके, ऐसे में ये वाला क्या है? गलत है। एक और दो सही है। तो ऐसे में सही जवाब क्या है? बोलिए, व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए भाई, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तामिन एक गोह का गठन पहाड़ियों के लिए किया गया था। भील पहाड़ियों के लिए एक खतरा बनकर के उभरा या उभरे, ठीक है, या उभरे। अब देखिए, पहाड़िया भी एक जनजाति थे जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है। मैं यहां बताता हूं आपको, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, वर्तमान में अगर आप देखें तो झारखंड का क्षेत्र मूल रूप से, कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ वगैरह के भी जोड़ दीजिए इसमें, राइट। ओके, हाँ बिल्कुल जितेंद्र, वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला तुमने। अच्छा, तो अब इन क्षेत्रों में कई सारी जनजातियां रहती थी। आप अगर कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़ें, भाग 3, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है, उपनिवेशवाद और देहात, एक चैप्टर है उसमें, उसको पढ़ें, तो वहां पर अंग्रेजों का शासन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे पहुंचा है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। और वहां पर जिक्र किया गया है किसका? संथालों का। संथाल एक जनजाति थी, संथालों ने विद्रोह भी किया है अगेंस्ट ब्रिटिश। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो संथालों को एक क्षेत्र में निमित कर दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम कहते हैं दामिन एक गोह। और दामिन एक गोह का क्षेत्र कहां पर था? जो आज के समय में आप लोग देखते हैं भागलपुर वगैरह का क्षेत्र है, राजमहल का क्षेत्र है, राइट। तो इसके आसपास के क्षेत्र को दामिन एक गोह कहा गया। यहां पर संथालों को लिमिट कर दिया कि संथाल केवल यहीं पर रहेंगे और यहीं पर खेती बाड़ी करेंगे। अच्छा, आप लोग बताओ, जनजातियां क्या एक जगह पर रह करके खेती करती थी या झूम खेती करती थी? बोलिए, जनजातियां क्या एक जगह पर रह करके खेती करती थी या झूम खेती करती थी? झूम खेती करती थी। एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार वो आते जाते रहते थे, राइट, करेक्ट है। और यहां पर पहाड़िया जाति के लोग भी रहते थे। तो संथालों का पहाड़ियों से क्या हुआ है? संघर्ष हुआ है। बहुत सीधी सी बात है, अगर एक जनजाति के लोग अधिक शक्तिशाली हैं तो दूसरी जनजाति जो कि कम शक्तिशाली है, उसमें लोग कम संख्या में हैं, तो उनके ऊपर में अपने वर्चस्व को स्थापित तो करेंगे। बड़ी सामान्य सी बात है। आप मिजोरम त्रिपुरा को देखो, ब्रू जनजाति के लोगों का अगर आप केस स्टडी देखें, ब्रू, आप मेरे कहने से इस केस को जरा देखिएगा, ब्रू जनजाति के लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर द हिंदू के अंदर में आपको इसके ऊपर में कोई ना कोई न्यूज हर 2-3 महीने में कोई ना कोई न्यूज पक्का दिख जाती है। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट है, एक गंभीर विद्यार्थी हैं, तो आप ब्रू जनजाति के लोगों के बारे में जानते होंगे, और अगर तैयारी शुरू करी है अभी तो जान जाएंगे। अच्छा, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर जो विषय है कि आज भी हम पूर्वोत्तर के अंदर में, भारत के अंदर, अपने देश के अंदर अभी तो कोई अंग्रेज नहीं है, जनजातियों के बीच में संघर्ष क्या हम आज नहीं देखते? कई बार हम देखते हैं कि असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, इन राज्यों की सीमाओं पर संघर्ष हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में भी पूर्वोत्तर में सीमा संघर्ष हुआ है। बोलिए, आज भी सीमा संघर्ष, जनजातियों के वर्चस्व का संघर्ष हमें दिखाई पड़ता है कि नहीं? बोलिए, बताइए, दिल गेट हमें दिखाई पड़ता है। करेक्ट है? ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या जी बच्चों कि पहाड़िया लोगों के साथ संथालों का संघर्ष होता है। संथालों का संघर्ष अंग्रेजों के साथ भी होगा। संथाल बड़े महत्वपूर्ण है, मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में, संथालों का जिक्र मैंने किया भी। और हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाल जनजाति से ही आती है। संथाल, आप ध्यान रखिए कि इस वर्ष बड़े महत्वपूर्ण है। ओके, तो देखिए जरा यहाँ पर, दामिन एक गोह का गठन पहाड़ियों के लिए किया गया? नहीं। किसके लिए किया गया? संथालों के लिए। पहला गलत हो गया। भील पहाड़ियों के लिए खतरा बनकर नहीं आए। कौन आए थे? संथाल आए। तो हमें क्या बताना है? सही। हमें क्या बताना था? सही, राइट। जवाब क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बड़ा आसान सा प्रश्न आ गया है। गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन का आगमन, स्वराज पार्टी का गठन, कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित कर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि
कि ऐसे प्रश्नों को करने की एक बहुत स्मार्ट टेक्निक है जो कि मैं क्लासरूम में आप सब लोगों को बताता हूँ। अब वहां तो बड़ा समय मिलता है पढ़ाने का, पढ़ने का। जिन लोगों ने क्लासरूम में रहे होंगे, वो अगर वो बच्चे हैं यहाँ पे तो वो जान भी रहे होंगे। मैं यहाँ पर बाकी बच्चों के लिए भी उसको बता दूं कि बेटे इस टेक्निक में जो गुरु मंत्र है ना, वो गुरु मंत्र क्या है? वो गुरु मंत्र पता क्या है? घटनाओं को आप कारण और प्रभाव के आधार पर जोड़िए, काम हो जाएगा। जैसे गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन का आगमन, राज पार्टी का गठन। सॉरी, ईयर नहीं आप करने ना, यही तो दिक्कत, सबसे बड़ी गलती तो यहीं पर होती है, यही तो नहीं करनी है। असहयोग आंदोलन का अंत हुआ, चौरी चौरा वाली घटना घटी 1922 में, असहयोग आंदोलन बंद हो गया। अब इसके बाद एक प्रकार का राजनीतिक निर्वाह पैदा हो गया कि अब राजनीतिक गतिविधियां कैसे चले। गांधी जी को जेल हो गई, करीब 6 साल की सजा हुई, हालांकि छूट गए 24 में। अच्छा ठीक है, तो ऐसे में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने असहयोग आंदोलन के बाद राजनीतिक गतिविधियों को चलाने के लिए इस पार्टी का गठन किया, राइट। इसके अलावा भारत के अंदर में जो स्वशासन की बात की जा रही थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाए गए थे, तो उसके आधार पर प्रोविजन था कि एक कमीशन बनाया जाएगा करीब 10 साल के बाद में, हालांकि पहले ही बना दिया अंग्रेजों ने, इस बात की जांच करने के लिए कि आखिर क्या भारतीयों को स्वशासन दिया जा सकता है कि नहीं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या आया? साइमन कमीशन आया। लेकिन साइमन कमीशन का बड़ा विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय था ही नहीं। फिर हम क्या देखते हैं, गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, और इन्हीं सबके बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आई गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया लंदन में। अब ऐसे में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जब उसकी रफ्तार घटने लगती है, तो गांधी और उस समय के वायसराय इरविन के बीच समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, जिसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, इसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, करेक्ट। और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों घटनाएं एक ही वर्ष में है। देखिए, पहले आप इस बात को देखो कि मैंने इन घटनाओं को कारण और प्रभाव के आधार पर जोड़ा है। पहले आप ये बताओ, मैं ईयर तो बता ही दूंगा आपको, ईयर बताने जा ही रहा हूं, पहले आप ये समझो, टेक्निक समझो। इस टेक्निक का पूरा विस्तार से चर्चा तो क्लासरूम में होती है, लेकिन यहां पर भी मैंने इतना बता दिया है कि आप लाभ उठा सकते हैं। बोलिए, कारण और प्रभाव के आधार पर घटनाओं को जोड़ने की टेक्निक आपको समझ में आई? पहले आप मुझे इतना बताइए, फिर मैं इनके ईयर लिखता हूं यहां पर आप लोगों के संदर्भ के लिए। करेक्ट है? ग्रेट। चलिए अब देखो, स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। गांधी इरविन समझौता हुआ मार्च 1931 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ सितंबर से दिसंबर 1931 में, करेक्ट। साइमन कमीशन 1927 में लंदन में बना था। लंदन में निर्माण इसका 1927 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। भारत में जो इसकी एंट्री हुई है, भारत में जो आया है 1928 में आया है, राइट। तो अनीता, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहां पर ईयर भी लिख दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या इतने ईयर सब याद करना संभव है? इज इट पॉसिबल? और खास तौर पर 1885 से लेकर 1947, जहां तो घटनाओं की बॉम्बार्डिंग होती है पूरी, करेक्ट। तो राष्ट्रीय आंदोलन को समझने का सबसे शानदार तरीका है घटनाओं को कारण और प्रभाव के आधार पर जोड़ लिया जाए। बहुत आसान तरीका है। ओके, तो ऐसे में अब आप लोग बताइए मुझे, बोलिए भाई कि इसका जवाब क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? सबसे लास्ट में क्या हुआ है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, और सी इज द राइट वन। सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौंडीचेरी पर सबसे पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया। पुर्तगाली नौसेना ने 1658 में डच उपनिवेशकों से सिलोन अर्थात श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। डुप्ले द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति, ठीक है, नीले पानी की नीति, या यहां पर मैं यहां जरा करेक्शन कर देता हूं छोटा सा, ब्लू वाटर नीति, ठीक है, इसको लागू किया गया। अब भारत में यूरोपियनों का आगमन, ये सबसे पहला विषय होता है आधुनिक भारतीय इतिहास में, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी रहता है। अगर आप इसको देखें तो पौंडीचेरी पर सबसे पहले कब्जा अंग्रेजों ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। और हम सभी लोग जानते हैं, यूरोप से भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था, करेक्ट। आगे देखिए, यहां पर डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। डचों ने हराया था किसको? पुर्तगालियों को, इनको हराया था। उल्टा लिखा हुआ है। डचों की अगर हम बात करें तो डच जब भारत की तरफ आते हैं तो इन्होंने भारत के साथ साथ श्रीलंका,
इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। करेक्ट। और इसके अलावा आप अगर देखें तो पौंडीचेरी पुर्तगालियों के पास रहा, फ्रांसीसियों के पास रहा और बीच में कुछ समय अंग्रेजों के कब्जे में भी रहा है। तो पौंडीचेरी के अंदर में ये 3 बड़ी शक्तियां हमको अलग अलग समय पर देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसको डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया था, वेरी गुड, अल्मेडा नाम का पुर्तगाली गवर्नर था, इसने शुरू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी का आशय क्या था? समंदर पर नियंत्रण, भारतीय समुद्र पर क्या करना था? नियंत्रण, यहां की गतिविधियों को कंट्रोल करना था। दिस वाज द पर्पस। ऑलराइट, तो ऐसे में यहां पर क्या हुआ? तीनों के तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। हमसे पूछा क्या गया है? कौन सा या से गलत है? हमसे गलत ही पूछा गया है, तो फिर तो कोई दबाव है ही नहीं। राइट, और ऐसे में जवाब क्या हो जाएगा इसका? चलिए आगे बढ़ने के पहले ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ में एक पॉलिसी और जुड़ी हुई थी, आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको। कार्टर्स आर्मेडा, ये आप लोग बताएंगे, दिस इज योर ड्यूटी, ये आपके लिए तरीके से आप समझो होमवर्क है कि कार्टर्स आर्मेडा की नीति नीति क्या थी और किसने शुरू की थी, ये आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, और ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? सर सैयद अहमद खान एक बड़े मुस्लिम समाज सुधारक, सर सैयद अहमद खान बड़ा नाम है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताना क्या है सही। चलिए पढ़िए। सैयद अहमद खान को हम 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी दोनों में देखते हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बड़ी भूमिका रही राजनीति के अंदर में, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब कि 1850 के बाद सैयद अहमद खान जो कि ब्रिटिश अधिकारी भी रहे और एक बड़े शिक्षाविद रहे, एजुकेशनिस्ट। और सैयद अहमद खान की एक बड़ी भूमिका रही कि मुस्लिम समाज को वैज्ञानिक शिक्षा के साथ में जोड़ने की लगातार कोशिश करते रहे, महिलाओं के अधिकारों के समर्थक रहे, कुरान की शिक्षाओं को आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षाओं के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद खान, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होगा, इसके सूत्रधार रहे सैयद अहमद खान। ओके, हालांकि बाद में कुछ विवादों के साथ भी जुड़ जाएंगे, उनका नाम जुड़ेगा। ठीक है, जरा आप यहां देखें, कथनों को पढ़ें। उन्होंने व्यावहारिकता को बढ़ावा दिया, सही बात है। मुस्लिम समाज में कठोर रूढ़िवादिता को खारिज किया, मतलब कि अंधविश्वासों का विरोध किया। किसने? सैयद अहमद खान साहब ने। सही है। उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ इस्लाम की शिक्षाओं में सामंजस्य बैठाने की वकालत की। बिल्कुल सही बात है। वह मुस्लिम महिलाओं को राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिए जाने के विरुद्ध थे। ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, मैंने क्या बोला अभी कि महिलाओं के अधिकारों के समर्थक थे। यहाँ तो विरुद्ध लिखा हुआ है, राइट। ओके, तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। हमें क्या बताना है? सही बताना है। ठीक है, ओके। तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज? कि 1 और 2, दिस इज राइट वन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जरा आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं। एक अंतिम प्रश्न है यहाँ पर हमारे सामने। यंग बंगाल मूवमेंट, समाज सुधारों से एक और प्रश्न है। यंग बंगाल मूवमेंट जिसके प्रणेता कौन रहे? सरसों के तेल से बनाने लगा। हेनरी विवियन ये वाला नहीं यूज कर सकते यार, ये देखने के लिए बहुत कम उम्र में, बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने समाज को बहुत गहराई से प्रभावित किया। बहुत कम उम्र में कलकत्ता में अध्यापक बन गए, एंग्लो इंडियन थे और भारतीय समाज में जो अंधविश्वास थे उनके जबरदस्त विरोधी थे। हेनरी विवियन डेरोजियो के ऊपर काफी ज्यादा असर था इसका, इसमें क्या होता है? फ्रांसीसी क्रांति का। अब अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रांसीसी क्रांति का 1789 में, और हेनरी विवियन डेरोजियो एक्टिव थे 1830 के लगभग में। ये इनकी सक्रियता का समय है, तो आप भी समझ रहे होंगे। और जब आप आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां पर मैं बताता भी हूं, आपको हमेशा बताता हूं
कि भारत में जब समाज सुधार आंदोलन आरंभ होंगे, समाज सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होंगे जब भी, राइट, तो इसके ऊपर यूरोप के अंदर में जो प्रबोधन की विचारधारा है उसका असर आता ही आता है, उसका इन्फ्लुएंस आता ही आता है। और प्रबोधन की विचारधारा फ्रांसीसी जो क्रांति है उसके साथ भी कनेक्टेड है। लेकिन हेनरी विवियन डेरोजियो ने जो आंदोलन शुरू किया, इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी क्या थी? कमी यह थी कि ये लोग बड़े आक्रामक थे। अच्छा, एक बात आप बताओ, अगर समाज के अंदर में कुछ कमियां हैं, आप सोचो समाज में कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को सुधारने के लिए क्या आप समाज के लोगों को जागरूक करेंगे या बहुत एग्रेसिव होकर के, अच्छा कि अगर आपके धर्म ग्रंथों में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ धार्मिक मान्यताओं में कुछ समस्याएं हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप सड़क पर धरना शुरू कर देंगे, धर्म ग्रंथों को जलाना शुरू कर देंगे, मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर देंगे? क्या ये करेंगे कि या समाज के लोगों को शांतिपूर्वक बताएंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे? बोलिए, तरीका कौन सा सही लगता है? आप अधिकारी बन जाएंगे कल, आप आईपीएस, आईएएस, सबसे बड़ी सेवाएं हैं, आप इनमें जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसा चरित्र जो कि एकदम जैसे एक मूवी आई थी सिंघम, क्या ऐसा चरित्र, ऐसा पात्र एक अच्छे अधिकारी के रूप में वो सफल हो सकता है? बोलिए, क्या ऐसा चरित्र, ऐसा पात्र वो सफल हो सकता है? क्या सक्सेसफुल हो सकता है? एक अच्छा बहुत प्रभावशाली अधिकारी बन सकता है क्या? जवाब है नहीं। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने भी यहाँ नहीं लिख के भेजा है, मतलब आप बहुत मैच्योर लोग हैं, बहुत मैच्योर लोग हैं आप, कि वास्तविकता ऐसे नहीं चलती है। हमें नियम देखने पड़ते हैं, जागरूकता लानी पड़ती है। एक व्यक्ति अगर एक अधिकारी को लगने लगे कि सारा परिवर्तन वो स्वयं ही लेकर के आएगा, गलती होगी उससे। परिवर्तन एक व्यक्ति से नहीं आता, शुरुआत एक आदमी जरूर करता है, परिवर्तन पूरे समाज के अंदर में आता है। तो एक बात आप बताओ, अगर यंग बंगाल मूवमेंट आक्रामक होगा तो इनका सामाजिक आधार कम होगा कि ज्यादा? अब आप बताओ, इनका सामाजिक आधार सोशल बेस कैसा होगा बेटा, कम कि ज्यादा? क्योंकि ये एग्रेसिव बहुत है, बड़े आक्रामक है, आप बताओ, कम होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन कहता है कि हिस्ट्री मुश्किल है? मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ और आप में से अधिकांश लोग सही जवाब देते हैं। किसने कहा कि इतिहास मुश्किल है? आसान तो है, और कितना आसान करेंगे इसको, राइट? चलिए, तर्क वितर्क के माध्यम से जो इनके विचार थे, तार्किक विचार, इनको बढ़ावा देना, सही बात है, ठीक है। यहाँ पर तार्किक विचार बेसिकली हम लिखेंगे, तार्किक विचार, ठीक है। सामाजिक आधार व्यापक लिखा है और जनता के साथ एक मजबूत जुड़ाव था। हाँ भाई, ये सही है कि गलत? आप बताओ, यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में क्या ये सही है या गलत है? बोलिए। अब नवीन बाबू, शुरुआत में तो यही होता है, अब मुझे पता भी नहीं है कि आपने अब तक क्या किया है, क्या इतिहास है आपका, गलत है ये? आगे देखिए, इसके अनुयायी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेते थे और आजादी के विचार की भावना से उत्साहित थे। बिल्कुल सही बात है, राइट? सो चलिए बोलिए भाई, क्या हो गया इसका सही जवाब? व्हाट इज द राइट आंसर? बी? बी इज द राइट वन? ग्रेट, ठीक है। तो यहां तक सारी चर्चा स्पष्ट है? पहले आप ये बताइए, यहां तक सारी चर्चा क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ओके। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में बेटा बिल्कुल इजी था। हड़प्पा में जो धोलावीरा है, जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पर जलाशय मिला है, नहरें नहीं मिली है। हो सकता है नहरें रही भी हो सकता है, और गाद से भर गई हो सकता है नहरें रही हो और गाद से भर गई हो, तो पता नहीं, लेकिन जलाशय यहाँ पर मिला है। अच्छा, इसके अलावा अफगानिस्तान में नहरें मिली है, नहरों के साक्ष्य मिले हैं वहां से, ओके। तो ये दोनों गलत हो गए क्योंकि स्वैपिंग हो गई है, स्वैप हो गया है। और कालीबंगा में जुटा हुआ खेत मिला है, बिल्कुल सही बात है। संडे को कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, संडे के बारे में मैं बता दूं, संडे को स्टूडेंट्स मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा शाम को 6 बजे संडे को, और टॉपिक होगा औद्योगिक क्रांति, एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विश्व इतिहास का, जो अधिकांशतः बच्चों को समझ में नहीं आता और बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व युद्धों के साथ में जुड़ा हुआ, आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ जुड़ा हुआ। जब मैं आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाएं लेता हूं तो वहां पर भी औद्योगिक क्रांति के विषयों को हम जोड़ते हैं। तो औद्योगिक क्रांति एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान में भी जब आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं तो औद्योगिक क्रांति आपके सामने बार बार आती है, क्या हुआ था इसमें, पूरी बात करेंगे संडे को, ओके। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, थर्ड वाला, जातवाद का जो सिद्धांत है उसे अनेकांतवाद भी कहते हैं और ये जुड़ा हुआ है मूल रूप से जैन धर्म के साथ। यहाँ क्या लिखा था? आजीवन, इसलिए गलत हो गया। मध्यम मार्ग में गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें भोग और तप दोनों में चरम बिंदुओं से बचना चाहिए, कि ना तो आप बहुत भोग में जाए, मतलब बहुत लग्जरीज में एकदम चले जाए, जीवन को एकदम अर्थ विलासिता से, ये मत करिए, और काया क्लेश इतना मत करिए कि आपका जीवन ही समाप्त हो जाए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपका जीवित रहना परम आवश्यक है, राइट? तो ऐसे में सेकंड वाला करेक्ट है। और मखली गोसाल जो है ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके।
चलिए एक और है एक बच्चे का मंगोलों के विषय में। तो मंगोलों का आक्रमण चंगेज खान से शुरू होता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इन दो लोगों ने सबसे अधिक झेला इस आक्रमण को, और दोनों ने उपाय किए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर की स्थापना की थी, इसके अलावा एक परमानेंट आर्मी को रखा अलाउद्दीन खिलजी ने, और आर्मी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार में सुधार किए। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो दिल्ली एक कोना एक शहर था यहाँ पर, और इसे खाली करवा करके यहाँ के अधिकांश लोगों को इसने दौलताबाद भेजा है, दक्षिण भारत की तरफ, देवगिरी जो की जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों स्वैप है। अगर आप ध्यान से देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सीधी की स्थापना नहीं की, अलाउद्दीन खिलजी ने की, और यहाँ पर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी की जगह मोहम्मद बिन तुगलक होगा। थर्ड वाला करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, अच्छा मैं एक बात आपको और बता दूं कि हमारा जो YouTube चैनल है बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी का, उस पर बहुत काम की जानकारियां उपलब्ध है। अगर आप हिस्ट्री विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, नॉलेज सीरीज एक चलाई है हम लोगों ने, और नॉलेज सीरीज की वीडियोस है वहां पर, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के, विश्व इतिहास के जो महत्वपूर्ण विषय है उनके वीडियोस बनाए हम लोगों ने। आप उनको देख करके भी थोला वीरा जैसे जो क्षेत्र है इनके बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, राइट। बाकी जो बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप है, यहाँ पर जो मैंने क्लासेस ली है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, प्राचीन भारतीय इतिहास की, विश्व इतिहास की, जो क्विज मैंने कराए हैं, आप इनको देखिए, इनका भी आप लाभ उठाइए। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत लाभदायक रही होगी। अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया। ले देखो ना तुम्हारे देख लो, व्हाट्सएप पर करो तब दिखाई देंगे। फोन बंद है तुम्हारा सर, सर तुम्हारा फोन बंद है सर, बंद करते हैं वीडियो सर, यहाँ से होगी सर, यहाँ से।